Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 12th of March 2021. एक्चुअली मैंने एक बार अभी वीडियो बना दिया था इसका, लेकिन वो करप्ट हो गया वीडियो फाइल, देयरफॉर आई एम मेकिंग इट अगेन नाउ. थोड़ा सा फास्ट रहूँगा मैं, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग्स आर ऑल्सो लाइक दिस कि मुझे जाना पड़ेगा. बट आई विल ट्राई टू बी एज क्लियर एंड एज प्रिसाइज एज पॉसिबल. आप लोग थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा एंड पार्डन मी इफ आई एम गोइंग फास्ट अ बिट. तो पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं. पहला सवाल है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि से रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं. आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड फॉर हेल्थ इन द पब्लिक अकाउंट. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि लेवी किया गया था अंडर द फिनेंस एक्ट 2007, उसका पैसा जो है दैट विल बी क्रेडिटेड इनटू दिस फंड. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द फंड विल बी एडमिनिस्टर्ड एंड मेंटेन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आपको बताना है 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3. तो इसका मैं आंसर्स आपको बता देता हूँ. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी, 1, 2 and 3. तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. यूनियन कैबिनेट ने इसको भी रिसेंटली अप्रूव किया था, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को. दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर. दूसरा सवाल था, एक्सरसाइज दस्तलिक इंडिया ने किसके साथ की है. तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है. इसका करेक्ट आंसर है उज्बेकिस्तान. सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर के कर रहे हैं. ये सेकंड एडिशन होगा जो कि इस एक्सरसाइज का होगा. फर्स्ट एडिशन जो था वो 2019 में हुआ था. फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, 2019 में हुआ था. दैट इज अनदर थिंग विच यू शुड रिमेंबर. सो रिमेंबर द थर्ड क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन जो है वो है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड. ऑप्शन आर ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी हरियाणा, या डी दिल्ली. तो असोला भट्टी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी लोकेटेड है कहाँ पर. वो आपकी लोकेटेड है दिल्ली में. असोला भट्टी इज इन दिल्ली ओनली. तो सदर्न दिल्ली रिज जो अरावली हिल्स और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास आता है, वहाँ पर ये लोकेटेड है. एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट हैबिटेट ऑफ इंडियन लेपर्ड. इंडियन लेपर्ड का इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है, ठीक है ना. एंड इसमें रेड हेडेड वल्चर जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है वो भी यहाँ पे लाई करती है. तो असोला भट्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया. मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स की तरफ. पहला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है वो ये है कि रीकेन एंड फुजित्सु, ये 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं आपके जापान के. रीकेन एंड फुजित्सु आर द 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ जापान. और वहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाया है ना. और उसका नाम है फुगाकू. द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर इज फुगाकू, जो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर है. बनाया किसने, रीकेन और फुजित्सु इंस्टीट्यूट, जो कि आपका जापान में सिचुएटेड है. दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अनाउंस किया है एक नेशनल रेल प्लान. नेशनल रेल प्लान अनाउंस किया गया है टू स्टैब्लिश अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय द ईयर 2030. मतलब कि एक फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम को कब तक कंप्लीट करना है, 2030 तक. 2030 तक बनाना है फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम. फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम मतलब कि जो फ्यूचर की नीड्स के लिए तैयार हो पहले से, ऐसा रेलवे सिस्टम हमको बनाना है नेशनल रेल प्लान के अंतर्गत, ठीक है ना. 2030 तक बनाना है. अब बेसिकली एम क्या है इसका कि 2 चीज़ें इंप्रूव करनी है. पहला तो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी. ऑपरेशनल कैपेबिलिटी मतलब कि जैसे पैसेंजर्स हैं या फ्रीट के लिए ही है, तो दोनों के ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी को इंप्रूव करना चाहता है रेलवे. और दूसरी चीज़ ये कि दे वांट टू इंक्रीज द मॉडल शेयर ऑफ द रेलवेज इन द फ्रीट टू 45%. फ्रीट में वो शेयर इंक्रीज करना चाहते हैं रेलवेज का टू 45%. 45% तक फ्रीट में शेयर को इंक्रीज करना चाहते हैं. इसके अलावा रेलवे मिनिस्टर का ये भी कहना था कि अर्बन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अर्बन डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है. एंड ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो मतलब कि प्लान्स बनाएं, इनिशिएट करें, डेवलप करें अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, और अलग अलग रेलवे प्रोजेक्ट्स को प्रपोज भी करें. जैसे मेट्रो लाइट का प्रोजेक्ट है या मेट्रो नियो प्रोजेक्ट है, इनको प्रपोज भी करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दूसरी चीज़ की फंड्स जो है वो जरूर सेंटर प्रोवाइड करेगा, या एक्सपर्टीज कोई भी ऐसी लगती है जो सेंटर के पास है तो वो प्रोवाइड करेगा. लेकिन प्लान डेवलपमेंट और इनका कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें किसको देखनी पड़ेगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट को देखनी पड़ेगी. तीसरा इन्होंने बोला कि पैसेंजर ट्रेन के लिए, पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन के लिए पीपीपी मॉडल का फॉलो कर रहे हैं ये लोग, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को फॉलो कर रहे हैं फॉर द पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशंस टू इनहांस द ओवरऑल सर्विस क्वालिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. ऑब्वियस सी बात है,
कहीं पे भी प्राइवेट आता है तो लोगों को लगता है कि अब इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, अब इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इसकी मतलब कहना चाहिए कि सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव्स का यूज़ किया जा रहा है फॉर द पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशंस के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ देखते हैं क्या है। कोवैक्सिन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल मोड, कोवैक्सिन को अब क्लिनिकल ट्रायल मोड से हटा दिया गया है और कोविशील्ड के साथ अब उसको भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया गया है। कोवैक्सिन आपको पता होना चाहिए कि भारत बायोटेक ने मिलकर के बनाई है आईसीएमआर के साथ, यानी कि भारत बायोटेक कहाँ पर है आपका, हैदराबाद बेस्ड है, उसके ना किसके साथ मिला, आईसीएमआर के साथ मिला है और अब ये बनाया है। इसके अलावा दूसरी जो कोविशील्ड है वो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के ऊपर बेस्ड है और आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है, वैसे जिसका फॉर्मूला है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का है कोविशील्ड, तो याद रखिएगा, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। एक्चुअली में अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में बहुत सारे केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। पीएम टू अटेंड द फर्स्ट क्वाड समिट टुडे, पहला क्वाड समिट होगा जिसको प्राइम मिनिस्टर अटेंड करेंगे। और क्वाड बेसिकली 4 कंट्रीज हैं, ये सब आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड इसके अलावा यूएसए, ये 4 कंट्रीज हैं जो क्वाड के मेंबर हैं। इसकी पहली मीटिंग, पहला समिट हो रहा है इस बार और इसको जो चाइना ने नाम दिया वो इंडो पैसिफिक नेटो दिया है। द नेम गिवन बाय द चाइना टू दिस समिट इज इंडो पैसिफिक नेटो। ओके, तो इसको याद रखिएगा, इंडो पैसिफिक नेटो इसका नाम दिया गया है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगला जो टॉपिक नाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है लिंगराज टेम्पल। देखो लिंगराज टेम्पल है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली चीज तो ये कि लिंगराज टेम्पल है कहाँ पे, लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा लिंगराज टेम्पल इज इन उड़ीसा। दिस इज अ सिंपल थिंग विच यू शुड रिमेंबर, लिंगराज टेम्पल इज इन उड़ीसा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और ये बना कब था, ये 11th सेंचुरी सीई में बना था। 11th सेंचुरी एडी या सीई जो लिखते हैं ना, है ना, तो वो उसको याद रखिएगा, 11th सेंचुरी में है। एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा जो कि लिंगराज बोला जाता है, आदि शिवा लिंगराज इनको बोला जाता है, महेश्वर भी बोलते हो आप इनको, है ना, तो इनके ऊपर ये लोकेटेड है। एंड इट्स द टेम्पल रिप्रेजेंटिंग द कलिंगा आर्किटेक्चर, कलिंगा आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। एंड इट इज बिलीव्ड टू बी बिल्ड बाय द किंग्स फ्रॉम द सोमवंशी डायनेस्टी विच लेटर विद द लेटर एडिशंस बाय द गंगा रूलर्स। मतलब कि इसको बनाया था सोमवंशी डायनेस्टी ने और बाद में कुछ एडिशन गंगा रूलर्स ने जरूर किया था। और द्यूल स्टाइल में बना हुआ है, 4 कंपोनेंट इसमें, विमान है यानी कि विमान इसमें स्ट्रक्चर कंटेन द सैंक्टम, देन जगमोहना है जो असेंबली हॉल, उसको जगमोहन बोलते हैं, देन नाटा मंदिर है यानी कि फेस्टिवल हॉल, नाट मंदिर फेस्टिवल हॉल या एंड देन भोग मंडप हॉल ऑफ ऑफरिंग। तो इसके 4 पार्ट हैं। ड्यूल स्टाइल का है, द्यूला स्टाइल बोलते हैं ना, उड़ीसा के जो टेम्पल्स हैं उनको DU, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको अगर स्पेलिंग नहीं पता लेट मी राइट इट डाउन, कहाँ लिख दें, हाँ यहाँ लिख देते हैं, तो इसको DEULA द्यूल स्टाइल बोलते हैं। और इसमें विमान होता है जिसमें सैंक्टम होता है, देन जगमोहना जो इसका मतलब कि आपका जो इसका असेंबली हॉल होता है उसको जगमोहना बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। सो दीज आर द थिंग्स। आई होप यू गॉट इनफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लिंगराज टेम्पल, आपको पता हो गया होगा। सोमवंशी डायनेस्टी याद रखना, 11th सेंचुरी याद रखना, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्टर में आते हैं। एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल है वो है वर्किंग टुवर्ड्स क्लाइमेट जस्टिस इन अ नॉन आइडियल वर्ल्ड। अब क्लाइमेट जस्टिस की तरफ काम करना है, तो देखो यहाँ पे यूएस का सबसे पहले तो बताया जा रहा है ऑथर द्वारा कि यूएस ने अभी दोबारा से जो बाइडेन जो है उन्होंने रिवर्स किया है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को। तो डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसी थी, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ये थी कि उन्होंने खुद को पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर कर लिया था। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप हैज आउस्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट डील। लेकिन जो बाइडेन जब आए हैं तो जो बाइडेन ने दोबारा से पेरिस क्लाइमेट डील को इंटर कर गए हैं, ठीक है ना, दोबारा से वो पेरिस क्लाइमेट डील में इंटर कर गए हैं। दूसरी चीज उन्होंने एक और रिवाइव की है, वो है मेजर इकोनॉमीज फोरम। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप के अलावा उन्होंने एक और चीज रिवाइव की है, दैट इज द मेजर इकोनॉमीज फोरम। मेजर इकोनॉमीज फोरम जो था वो आपके जॉर्ज बुश टाइम पे चलता था। मेजर इकोनॉमीज फोरम कब चलता था, जॉर्ज बुश के टाइम पे चलता था मेजर इकोनॉमीज फोरम। और पहला जो मेजर इकोनॉमीज फोरम हुआ था वो 2009 में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा कि पहला जो मेजर इकोनॉमीज फोरम हुआ था ना वो 2009 में हुआ था। तो प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो। नाउ ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि अब देखो सारी चीजें सही हैं, आप एक तरफ पुश कर रहे हो, आपने रिवाइव कर लिया है, लेकिन आपको एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज करनी थी वो आपने अभी तक नहीं की, वो है अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब कि डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देने की बात थी या डेवलपिंग कंट्रीज को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात थी,
वो वाला पार्ट आपने, वो कमिटमेंट आपने अपने पूरे नहीं किए हैं। तो दैट्स अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, जो कि ऑथर ने यहाँ पे उठाई है। अब ऑथर ने ये कहा कि देखो कंट्रीज जो है 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी यानी कि जीरो एमिशन, नेट जीरो एमिशन अचीव करना चाहते हैं। तो कंट्रीज आर ट्राइंग टू अचीव द नेट जीरो एमिशंस बाय 2050। यहाँ पे चाइना का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना ने टारगेट सेट किया है 2060 का, और चाइना को ये स्टर्न मैसेज देना चाहिए कि 2050 तक ही आपको अपना अचीव करना है, एक डिकेड अर्लियर आपको अचीव करना है, दैट इज द थिंग। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि लगभग 65% जो ग्लोबल कार्बन एमिशंस हैं, ऐसी जो कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी इस प्लान के लिए एग्री कर चुकी हैं, ठीक है ना। एंड ऑथर ने यहाँ पे एक और चीज बोली कि इंडिया, देखो इंडिया क्या है कि जस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज। अब आप इंडिया को देखो पर कैपिटा टर्म में अगर आप निकालोगे एमिशन तो बहुत कम आता है, मतलब ओवरऑल एमिशन जरूर हमारा तीसरे नंबर पर आता है चाइना यूएसए के बाद में, लेकिन अगर आप ये देखोगे ना कि पर कैपिटा टर्म्स में, तो पर कैपिटा टर्म्स में जो हमारा एमिशन है वो ऑलरेडी बहुत कम है। ऐसे में आप इंडिया को ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हो, ऐसे में ना इंडिया को आप पैसे दे रहे हो, ना आप कुछ कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, लेकिन आप उनसे एक्सपेक्ट जरूर कर रहे हो कि आप अपने एमिशन को कम कर ले। तो ऐसे में इंडिया क्यों कम करे, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा बैकलैश टाइप का एक सिचुएशन बन सकता है। दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। आगे मूव करते हैं, कुछ सॉल्यूशंस बताए जा रहे हैं ऑथर द्वारा, जैसे कि इसमें रघुराम राजन जी का एक प्रपोजल था। उन्होंने कंट्रीज को कहा कि आप एक एवरेज सेट कर लो। उन्होंने एवरेज दिया था 5 टन पर कैपिटा टर्म्स में, 5 टन का कार्बन एमिशन उन्होंने किया था, ठीक है ना, पर कैपिटा टर्म्स में। तो उन्होंने कहा कि ये एवरेज के ऊपर जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक पैसे इकट्ठे करके एक फंड बनाएंगी, और जो कंट्रीज इस 5 टन से नीचे वाली हैं उनको वो पैसे दिए जाएंगे। अब ये चीज देखो इंडिया के तो फेवर में है, क्यों? क्योंकि इंडिया का जो नेट पर कैपिटा कार्बन एमिशन है वो 2 टन का है, एवरेज जो है वो केवल 2 टन का है, 5 टन से नीचे है, मतलब इंडिया तो पैसे मिलने वाली कंट्रीज में आएगा। बट यहाँ पे ऑथर का ये सवाल है कि क्या ये बेनिफिट इंडिया को दूसरी कंट्रीज लेने देंगी, मतलब कि क्या ये बेनिफिट इंडिया को दूसरी कंट्रीज लेने देंगी, मतलब कि वो उसका अपोज करेंगी, क्योंकि वो बोलेंगे कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट एमिटर है। यहाँ पे वो ये चीज नहीं देखेंगे कि इंडिया का पर कैपिटा एमिशन कितना कम है ना। दूसरा जो ऑथर ने यहाँ दिया है वो दिया है एमिशन ट्रेडिंग का। एमिशन ट्रेडिंग जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर है ना प्रोविजन, है ना, कि एमिशन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कार्बन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें, तो उसके थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं। अब ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है कि देखो डेवलप्ड कंट्रीज ने ज्यादा स्पेस छोड़ा नहीं है, मतलब कि एमिशन के लिए ज्यादा जगह नहीं बचती है। डेवलप्ड कंट्रीज ने ऑलरेडी इतना एमिशन कर दिया है कि अब ज्यादा जगह नहीं बच रही है दूसरी कंट्रीज के लिए कि वो एमिट कर पाए या वो अपने पावर जनरेशन कर पाए। और ऐसे में आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो बिना उनको पैसे दिए, बिना उनकी कोई मॉनिटरी मदद किए, बिना उनको कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए कि वो कर दें, तो ये बहुत टफ हो जाएगा। इसीलिए क्लाइमेट जस्टिस जो है वो एक नॉन आइडियल वर्ल्ड में हो रहा है, होने की कोशिश की जा रही है। एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ 2-3 टर्म्स दे देता हूं जो आप आंसर राइटिंग में यूज कर लीजिएगा। एक टर्म होता है डिटरमिनिज्म, दूसरा होता है पॉसिबलिज्म। देखो क्या था, पहले डिटरमिनिज्म का फंडा था, मतलब कि नेचर वाज डिटरमाइनिंग व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेचर डिटरमाइन कर रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स की लिमिटेशन क्या है या कहां तक वो क्या करेंगे। लेकिन अब का जो टाइम है वो पॉसिबिलिज्म का टाइम आ गया है। डिटरमिनिज्म जो था वो था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस का नेचुरलाइजेशन हो रहा था, नेचर वाज द डिसाइडिंग फैक्टर, और इन्वायरमेंट के हिसाब से ह्यूमन बींग्स अपने आप को ढाल रहे थे, ठीक है ना। लेकिन बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता गया तो आ गया टाइम पॉसिबिलिज्म का। पॉसिबिलिज्म का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स आर नाउ डिसाइडिंग व्हाट नेचर विल बी देयर, मतलब कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो गया। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन से ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में हम आ चुके हैं, एंड इसीलिए क्लाइमेट जस्टिस की जरूरत अभी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, ये अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव हियर। स्टक इन डैम एलिफेंट डाइज। अब एक डैम में फंस करके एक एलिफेंट की डेथ हो गई है। लोकेशन याद रखिएगा, ये पोथुपारा चेक डैम था। पोथुपारा चेक डैम कहां पर लोकेटेड है? तो केरला में लोकेटेड है ना, याद रखिएगा पोथुपारा चेक डैम। और एक है चेक डैम एट नेलियम पथी, ये चेक डैम एट नेलियम पाथी भी यही है, और ये इसका कहां पे लोकेशन है? केरला में, तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। इंडिया एंड जापान स्पेस एजेंसीज रिव्यूज द टाइज।
तो इंडिया और जापान जो है वो अपने स्पेस टाइज को रिव्यू कर रहे थे। तो इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि उनका जॉइंट कोऑपरेशन रिगार्डिंग द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है ना। तो इंडिया जापान मिलकर के अर्थ ऑब्जर्वेशन की फील्ड में भी काम कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट ल्यूपेक्स मिशन याद रखिएगा, ल्यूपेक्स मिशन। ल्यूपेक्स क्या है? जॉइंट लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन। जॉइंट लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन। अगर आपसे कोई ल्यूपेक्स मिशन के बारे में पूछे या जॉइंट पोलार लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में पूछे तो ये मिशन है जाक्सा, यानी कि जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी प्लस इसरो, इन दोनों के बीच का है जॉइंट लूनार एक्सप्लोरेशन पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन। इस मिशन के अंतर्गत 2024 तक बाय 2024 मून के साउथ पोल पे एक लैंडर और रोवर लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। मून के साउथ पोल पे लैंडर और रोवर ले जाने की कोशिश की जाएगी बाय 2024 बाय इंडिया एंड जापान, ठीक है ना, इंडिया एंड जापान के द्वारा, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। प्राइम मिनिस्टर टू फ्लैग ऑफ मार्च टू दिल्ली डांडी टुडे। तो अब डांडी मार्च शुरू किया जाएगा बिकॉज ऑफ द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इस कारण से सेलिब्रेशन हो रहा है एंड उसके तहत डांडी मार्च स्टार्ट किया। डांडी मार्च वैसे आपको पता होना चाहिए कि 12 मार्च 1930। मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिखा नहीं है तो ये तो सबको याद रहता है। लगभग 12 मार्च 1930 में साबरमती से शुरू किया था। 78 लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ शुरू किया था। 241 माइल्स का डिस्टेंस था एंड 6 अप्रैल, आई थिंक 6 अप्रैल को ये मार्च कंप्लीट हो गया था। वहां जाकर के उन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़े थे, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। सॉल्ट लॉ आप सबको पता है ना, सॉल्ट लॉ ही क्यों तोड़ा था? मतलब कि नमक बनाया था, नमक बनाने का कानून था। और सॉल्ट को ही क्यों चुना गया था? क्योंकि बहुत सिंबॉलिक था, लगभग हर घर में यूज होता था, इस कारण से उसको यूज किया गया था, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड यू शुड रिमेंबर दैट ऑल्सो, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो चाइना पार्लियामेंट अप्रूव्स 5-year प्लान, है ना। चाइना पार्लियामेंट अप्रूव्स द 5-year प्लान। अब चाइना ने 5-year प्लान, 14th 5-year प्लान जो उनका है उसको अप्रूव किया है, यानी कि 2021 से लेकर के 2025 तक के बीच का प्लान है, विच इज अ की स्ट्रैटेजिक। बहुत सारे की स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, जैसे कि यारलंग ज़ेंगपो का डैम। अब ये सबसे हमारे लिए खास है क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिवर के वाटर को और ज्यादा यूज करेगा ये, प्लस ये तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में आएगा जो कि बहुत क्लोज है हमारे इंडियन बॉर्डर से। इसके अलावा दूसरा तिब्बत सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन बनाई जाएगी, वो भी इंडिया के बॉर्डर के पास है, ठीक है ना। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग एंड चाइना ने अपना 14th 5-year प्लान 2021 से 25 का अप्रूव कर दिया है। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.